हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम मेंडेलियव विकार के अंतर्गत दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे हम हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऐसा रोग है जो कि ऑटोसोम्स पर उपस्थित जो जीन्स है उसमें डिफेक्ट के कारण उत्पन्न होता है। हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और जो दो बाकी क्रोमोसोम बचते हैं उन्हें हम हेट्रोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो ये 44 क्रोमोसोम है, इनमें कहीं जीन्स में डिफेक्ट अगर हो जाता है तो इस तरह से जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम ऑटोसोमल रोग कहते हैं और ये अप्रभावी रोग है, तो रिसेसिव डिसऑर्डर है। कहने का तात्पर्य, अगर हम जीन ए और ए की बात करें, अगर ये एक जीन है और इसके दो एलील हैं ए और ए, अगर ए डिफेक्टिव है, एक एलील डिफेक्टिव है, दूसरा एलील सही है, तो ये रोग उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि रिसेसिव कब अपने को प्रकट करता है? जब दोनों ही रिसेसिव की कंडीशन में, अगर ये जो एलील है, ए एलील ये डिफेक्टिव है और ये भी डिफेक्टिव है, तब जाके ये रोग उत्पन्न होगा। अगर एक एलील डिफेक्टिव है और दूसरा एलील सही है, तब ये रोग प्रकट नहीं होगा। तो इसे अप्रभावी रोग या ऑटोसोमल अप्रभावी रोग, ऐसे रोगों को कहा जाता है। यह रोग संतति में तभी उत्पन्न होता है या तभी आता है जब उसके माता पिता दोनों रोग के वाहक हों, अर्थात विषम युग्मजी कंडीशन हो, HbA HbS। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो जीन है, हीमोग्लोबिन का जो जीन है उसको हम HbA कह रहे हैं, सामान्य जीन को, या जो सामान्य जो एलील है, और दूसरा जो डिफेक्टिव एलील है उसको हम क्या कह रहे हैं? HbS कह रहे हैं। तो ये क्या है? HbA है और ये HbS है। तो ये एक सही एलील है और दूसरा डिफेक्टिव एलील है जो सिकल सेल एनीमिया वाला एलील है। तो ऐसी स्थिति में ये वाहक तो होगा, लेकिन रोग इसमें उत्पन्न नहीं होगा, ये प्रकट नहीं होगा। इस रोग में रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी के अधिकांश लाल रुधिराणु आरबीसी हीमोग्लोबिन की विशेष आणविक रचना के कारण सिकुड़कर हंसियाकार या सिकल शेप्ड हो जाते हैं। जो ये रोग होता है, इस रोग में आरबीसी जिनका की जो शेप है, ये बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप होता है। बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप होती है, इस तरह से जो इनका शेप है, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक जो शेप है, ये जो शेप है ये सिकुड़कर हंसियाकार या लगभग ये इस तरह की आकृति का हो जाता है, जिससे कि इसका जो स्पेस होता है काफी कम हो जाता है, जिससे कि इसमें ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो जो आरबीसी है यह सिकुड़कर बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप से अब सिकल शेप्ड या हंसियाकार हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में कुछ बदलाव आने से आरबीसी का जो आकार होता है कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यह बाइकॉनकेव डिस्क लाइक से अब सिकल शेप्ड हो जाता है। तो जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रुधिर कणिका में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, उसकी अगर संरचना की बात करें तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। अगर जैसे एक रफली एक डायग्राम बनाएं तो जैसे आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और इसमें 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। तो जो ये बीटा श्रृंखलाएं हैं, इन बीटा श्रृंखलाओं में क्या हो जाता है? परिवर्तन होने लगता है। तो ये बीटा श्रृंखलाओं में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के छठे स्थान पर एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो कैसे होता है? क्योंकि हम बात करें हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना था। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं
ये अमीनो अम्ल आपस में जब जुड़ते जाते हैं तो एक श्रृंखला बनती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो छठवां स्थान है इसमें काफी सारे अमीनो अम्ल लगे रहते हैं, एक दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठे स्थान पे जो अमीनो अम्ल था वो अमीनो अम्ल था ग्लूटामिक अमीनो अम्ल, ग्लूटामिक अमीनो अम्ल था। लेकिन अब ग्लूटामिक अमीनो अम्ल वहां से हट गया, उसके स्थान पर वेलिन अमीनो अम्ल आ गया, वेलिन अमीनो अम्ल आ गया, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आने से अब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया है, जिसके कारण अब जो आरबीसी का जो शेप है वो हंसियाकार हो जाएगा। तो इस तरह से ये रोग उत्पन्न होता है। होता क्या है कि जो छठे नंबर पे जो ग्लूटामिक अम्ल होता है, ग्लूटामिक अम्ल होता है, उसका जो जेनेटिक कोड है वो है GAG। अगले अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, चैप्टर नंबर 6 में। फिलहाल इतना समझिए कि 3 जो नाइट्रोजन क्षार युग्म मिलकर या 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह होता है, इसे एक जेनेटिक कोड कहा जाता है। जो जेनेटिक कोड होता है उसका कार्य क्या होता है, ये क्या करेगा, अमीनो अम्लों को कोड करेगा, इसी के क्रम में अमीनो अम्ल आते जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि एक डीएनए, ठीक है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। जो पहला स्ट्रैंड होता है इसमें अगर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होगा तो इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ए के साथ हमेशा टी जुड़ा रहता है, और जी के साथ हमेशा सी जुड़ा रहता है, और सी के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ा रहेगा, और टी के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ा रहेगा। इस तरह से अब ये जो डीएनए से अब क्या बनेगा, एमआरएनए बनता है। तो जो एमआरएनए बनेगा उसमें केवल चेंज क्या हो जाएगा, जहां जहां टी होगा, जैसे इससे टी होगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, थाइमिन वहां नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, वहां पर यूरेसिल आ जाएगा। अगर इसमें हम अगर आरएनए की बात करें, एमआरएनए बनेगा, यहाँ टी की जगह यू कर देंगे, CGA, इस तरह से ये चीजें बनती हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आप इतना समझिए कि जो एमआरएनए क्योंकि डीएनए से ही प्रोटीन बनेगा, लेकिन डीएनए से पहले क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। डीएनए में प्रोटीन का संदेश तो है, लेकिन डीएनए से वो संदेश किस में स्थानांतरित हो जाएगा, एमआरएनए में। अब एमआरएनए तब जाके राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो एमआरएनए है उसमें जो क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो संरचना है हीमोग्लोबिन की, उसमें जो उसकी ग्लोबिन श्रृंखला है उसके छठे स्थान पर एक GAG नामक क्या था, कोडोन था। यहां पर ए स्थानांतरित हो गया है यू के द्वारा, तो अब कोडोन क्या बन गया है, GUG बन गया है। अगर GAG होता तो ये किसको कोड करता, ग्लूटामिक अम्ल को, वहां पर ग्लूटामिक अम्ल आकर जुड़ता। लेकिन GAG न होकर अब क्या हो गया है, GUG हो गया है। अब ग्लूटामिक अम्ल वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्लूटामिक अम्ल को कोड नहीं करेगा। ये किसको कोड करेगा, ये वेलिन को कोड करेगा। तो इस तरह से वहां पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलिन के आने से ही जो पूरा ये बखेड़ा है खड़ा हो गया है। कहने का मतलब हीमोग्लोबिन की जो संरचना है पूरी की पूरी क्या होगी, डिफेक्टिव होगी, जिसके कारण आरबीसी क्या हो जाएगा, सिकुड़कर हंसियाकार या सिकल शेप्ड हो जाएंगे। कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु की आकृति विकृत हो जाती है, जिससे आरबीसी का आकार अब सिकुड़कर हंसियाकार या सिकल शेप्ड हो जाता है। इसे आप एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। यहां पर देखेंगे ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो जीन है HB, उसको हम कह रहे हैं HB। अगर A है तो इसका मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो जीन है उसमें यहाँ जो संरचना है हीमोग्लोबिन के जो जीन में, यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षार युग्म है, जो नाइट्रोजन क्षार हैं, क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड का जो एक जो युग्म है CTCA, ठीक है, ये क्या है, CTCA। अब यहाँ पर जो डीएनए में CTCA, यहाँ थाइमिन किसी कारण रिप्लेस हो गया, थाइमिन वहां से हट गया है, और इस थाइमिन की जगह क्या आ गया है, ये एडेनिन आ गया है, ठीक है, थाइमिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन है। तो क्या हो जाएगा, CT की जगह A लिख देंगे और C। अब CTC था, पहले क्या था, CTC था। इससे क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए से
ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा। तो इस सीटीसी से एमआरएनए जब बनेगा तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री उनको हमको लिखना पड़ेगा। सी मीन्स साइटोसिन। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन हो जाएगा। और थायमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन हो जाएगा। और फिर साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। इसी तरह से तो जीएजी एमआरएनए में है, तो इसकी वजह से अब कौन सा अमीनो अम्ल आकर जुड़ना चाहिए वहां पर जुड़ना चाहिए ग्लूटामिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहां क्या हुआ? नॉर्मल केस में आपने देखा सीटीसी था ये डीएनए में, इससे जब एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए एमआरएनए बना तो एमआरएनए में सी की जगह क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ए की टी के अपोजिट क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और सी के अपोजिट फिर जी आ जाएगा, तो जी ए जी। तो जी ए जी किसको कोड कर रहा है? ये ग्लूटामिक अम्ल को कोड कर रहा है। कोड करने का तात्पर्य है कि जैसे जो जीन है, जीन का कार्य होता है कोई ना कोई कार्य दिखाना। तो क्या करेगा? एक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाएंगे, वेलिन, हिस्टाइडिन, जैसे ल्यूसिन, थ्रोनिन, इस तरह से ये आपस में ये लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो छठे नंबर पे जो जीएजी कोडोन है उसकी वजह से ग्लूटामिक अम्ल जुड़ा हुआ है, तब तो बिल्कुल सही संरचना बनी है हीमोग्लोबिन की। लेकिन यहाँ पर डीएनए के एक जीन, जो डीएनए में जो एक नाइट्रोजन क्षार युग्म है वह बदल गया है, टी हट गया है। टी की जगह क्या जुड़ गया है? ए आ गया। थाइमिन हट गया, उसकी जगह एडनिन आ गया। तो हमने थाइमिन को हटा दिया और उसकी जगह क्या आ गया? एडनिन आ गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, केवल एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है। टी हट गया, थाइमिन हट गया, वहां पर एडनिन आ गया। तो क्या हो जाएगा? CAC। अगर इससे एमआरएनए बनेगा तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? थाइमिन। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो आरएनए होते हैं, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, तो थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो टी न लिख के हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। अब सी का अपोजिट या सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी होगा। तो जो GAG था कोडोन, वो तो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल को कोड कर रहा था, तो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल आकर वहां पर जुड़ जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर कोडोन क्या आ गया है? GUG आ गया है। तो GUG आ गया तो ये किसको कोड करता है? एक अमीनो अम्ल है वेलिन अमीनो अम्ल, उसको ये कोड करता है। तो वहां छठे स्थान पे अब ग्लूटामिक अम्ल आकर नहीं जुड़ेगा, तो क्या आकर जुड़ेगा? वेलिन आकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो GUG है, उसकी छठे स्थान पर क्या आ गया है? वेलिन अमीनो अम्ल आकर यहाँ पर जुड़ गया, जिससे पूरी की पूरी जो हीमोग्लोबिन की संरचना है वह क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे HbA है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही हीमोग्लोबिन है। यहाँ पर HbS है, H मतलब S मीन्स सिकल सेल एनीमिया वाला जो हीमोग्लोबिन बना है वो है संरचना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब पूरी की पूरी जो हीमोग्लोबिन यहाँ देखेंगे डायग्राम में, पहले क्या था? बाय कॉनकेव डिस्क लाइक शेप्ड था, अर्थात बड़ा आकार था, जिसकी वजह से अधिक ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा था? वो अपने में रख रहा था, अपने में जो केयरिंग कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब यह क्या हो गया? पतले से संरचना इस तरह से सिकल शेप्ड हो गई, जिसकी वजह से अब इसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें कम हो जाएगी। तो यही जो सिकल सेल एनीमिया है इसके बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं।